Hello, welcome to this digital era. Here I am Abhishek Shukla and I am going to provide you some information in this crucial time of COVID-19 so that you people will aware about the many things that people asking. So this session will be bilingual. So welcome in this digital era and now let's talk about which how many question I am going to discuss in this session. So the content of presentation is that the first I will discuss how coronavirus infect in our body. वो हमारे बॉडी में जाके इन्फेक्ट कैसे करता है. नाउ हाउ वैक्सीन वर्क्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जाकर वैक्सीन वर्क कैसे करती है. नाउ टू प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन मेकिंग टिल नाउ. तो अभी तक वर्ल्ड की जितनी भी वैक्सीन बनी हैं वो दो प्रिंसिपल पे मेजरली बनी है जिन पे साइंटिस्ट रिलाई कर रहे हैं. सो आई विल टेल यू द बोथ टू मेथड्स of how vaccine is making in world. And now the most asked question is that ki if sanitizer can kill virus then why we do not use it in vaccine making. अगर सैनिटाइजर जैसे सैनिटाइजर की हम अपने हैंड्स पे अपनी बॉडी पे स्प्रे करके करते हैं सो दैट इट कैन किल द वायरस. सो आई कांट वी आर यूजिंग इट इन वैक्सीन मेकिंग. वैक्सीन मेकिंग में या दवा बनाने के लिए हम अगर सैनिटाइजर मार सकता है तो दवा इससे क्यों नहीं बनाई जा सकती या इस टेक्निक का यूज करके दवा क्यों नहीं बनाई जा रही है. ओके, सो वी विल डिस्कस नाउ समथिंग दैट आई वांट टू से यू. दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम. सो सेकेंड वेव जो आई है ये इतनी ज्यादा बढ़ इसलिए रही है बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजन इज दैट कि हम वी आर नॉट learning from our history. If I talk about Spanish flu, which arises in 1918 to 1920 in these 2 years, तो इसमें भी वही था कि फर्स्ट फेज में उतनी मोर्टालिटी नहीं थी और जो इन्फेक्शन था जो स्प्रेडिंग थी वो भी उतनी ज़्यादा नहीं थी. बट इन द सेकेंड फेज ऑफ स्पेनिश फ्लू जो मोर्टालिटी थी और जो स्प्रेडिंग की इतनी जगह से वो स्प्रेड कर रहा था वो ज्यादा था और थर्ड फेज में नॉर्मलाइज हो रहा था. सो पीपल वर आस्क many times that why we read history in our education. So we have to take the lesson from the history. अगर हमने स्पेनिश फ्लू से लेसन लिया होता so we have to more care about that. and हम लोगों को अवेयर रहने की भी जरूरत है बिकॉज वी आर टेकिंग इट वेरी लाइटली. सो इसकी वजह से भी वैक्सीन स्प्रेड हो रही है. सो ओके, लेट्स कम ऑन टू आवर टॉपिक. नाउ फर्स्ट इज दैट हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट इन आवर बॉडी. सो फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस. सो दिस इज द मेम्ब्रेन. नाउ दिस इज कॉल्ड द प्री फ्यूजन स्पाइक प्रोटीन. अगर ये स्पाइक प्रोटीन नहीं होती तब हम इस वायरस को जल्दी किल कर सकते थे या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको अच्छे से किल कर सकता था. इतने ज्यादा डिस्टेंस कॉज नहीं करता. ठीक है ना. पोस्ट फ्यूजन स्पाइक प्रोटीन ये और वायरल आरएनए, ये आरएनए वायरस है SARS-CoV-2. ठीक है ना. ये प्रोटीन इसके साइड में रहता है. ओके, नाउ अभी क्या होता है कि हाउ इट इन्फेक्ट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में इन्फेक्ट कैसे करता है. तो ये दिस इज द वायरस, दिस इज द SARS-CoV-2 वायरस. द नेम ऑफ द कोरोना वायरस इज SARS-CoV-2. ओके, तो ये इसके अंदर आरएनए है और ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रहता है. ये जो बीच का पार्ट है इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है. ओके, नाउ जो ये जो हमारी बॉडी के अदर सेल्स हैं उसमें एंटर नहीं कर पाता बिकॉज वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती. बट जो हमारी लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव रहती हैं. तो जो इंटरसेप्टर होता है, इंटरसेप्टर जो होता है हमारे लंग्स का, तो वहां पे जाके ये चिपक जाता है. ओके, ड्यू टू द स्पाइक प्रोटीन. स्पाइक प्रोटीन के द्वारा, सॉरी नॉट इंटरसेप्टेड, इट्स कॉल्ड रिसेप्टर. तो रिसेप्टर जो होता है, दिस इज द रिसेप्टर. ये रिसेप्टर इस टाइप का होता है तो ये जाके यहाँ पे चिपक जाता है. ओके, तो चिपकने के बाद फिर ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऊपर से इस पे एक प्रोटीन की लेयर होती है. तो जो हमारा रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये फेफड़े के लिए सही है, हमारे लंग्स के लिए सही है या नहीं है, वेदर इट इज गुड फॉर आवर लंग्स और नॉट. सो इससे ये यहाँ पे एंटर कर जाता है. ओके, यहाँ पे एंटर कर गया.
नाउ दिस इज द वायरस एंटर द सेल बॉडी एंड रिलीज आरएनए, ये अपने आरएनए को रिलीज करता है, जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करता है, ठीक है ना। न्यू वायरस दैट इज वायरस पार्टिकल आर रिलीज, वायरस के पार्टिकल रिलीज होते हैं ऐसे, ये देखिए जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम अगर हम लेमन टर्म में बोलें तो आप जैसे फोटोकॉपी मशीन टाइप की होती है, उसमें जाके किसी भी चीज को रिप्लिकेट किया जाता है, बार बार एक ही टाइप की चीजें बनाई जाती हैं। तो ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है इसको यहाँ पे राइबोसोम के पास लेके जाता है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। नाउ जो आरएनए होता है, आरएनए डीएनए से ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है। अगर डीएनए को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू आरएनए। ओके, नाउ अब ये देखिए यहाँ पे लंग्स पे जाके इन्फेक्ट कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन है, ये है रिसेप्टर। ओके, ये विटामिन है, क्लैथरिन है, ये मेम्ब्रेन है। तो वायरल आरएनए रीच, यहां से देखिए ये वायरस चला गया, ये अपना आरएनए रिलीज कर जेनेटिक मटेरियल जो है। ओके, तो उसके बाद ये यहाँ पे अगर लंग्स में जाएगा एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट का मतलब कि ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अगर एक भी वायरस गया वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, उसके बाद दिस विल माइग्रेट करने के बाद ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है ना, और ऑर्गन जो है वो हाई ACE2 एक्सप्रेशन दिखाने लगते हैं। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम वायरस, तो इस वायरस से बचा कैसे। नाउ द क्वेश्चन है हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द वायरस। नाउ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज, ये बाहर की जो स्पाइक प्रोटीन है, अगर हम स्पाइक प्रोटीन को हटा दें तो ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर से जाके चिपकेगा नहीं। इट विल नॉट if we remove the spike protein from this virus then this will not stick to the receptor। okay, अगर इस रिसेप्टर से चिपकेगा नहीं तो रिसेप्टर इसको अंदर खींचेगा नहीं, रिसेप्टर इसको अंदर नहीं खींचेगा तो बाहर ही रह जाएगा। ओके, नाउ दूसरी चीज क्या है, जब एंटीबॉडीज आती हैं तो एंटीबॉडीज भी वही करती हैं कि ये जो बाहर की प्रोटीन है इसको हटा देती है। ओके, जिससे वायरस को किल करने में ज्यादा आसानी होती है, ह्यूमन सेल्स होते हैं। तो एक ही चीज की जा सकती है कि या तो इसमें से जो इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन को हटा दिया जाए। ओके, स्पाइक प्रोटीन को अगर हम हटा देते हैं तो स्पाइक प्रोटीन को हटाने के बाद फिर इसको आसानी से किल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब नाउ सबसे पहला सिम्टम हमें क्या दिखता है, सबसे पहला सिम्टम हमें दिखता है कि हमें फीवर आता है। सो जब ये वायरस जाके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन द आवर इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज दैट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, देन इम्यून सिस्टम स्टार्ट रेजिस्टिंग दिस वायरस एंड ड्यू टू दिस अंदर एंटीबॉडीज और जो वायरस है उसके बीच में फाइट टाइप की चलती रहती है। ड्यू टू दिस वी फील फीवर, टायर्डनेस, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर फीवर वगैरह आता है तो ये सिम्टम्स है कि मे बी आपको कोविड हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, और स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है। एंटीबॉडी यहाँ से प्रोड्यूस होगी और स्पाइक प्रोटीन को, ये स्पाइक प्रोटीन जो है इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी बाहर ही, ताकि रिसेप्टर से चिपक ना पाए, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तब आरएनए वायरस जो है वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि एंटीबॉडी उसको किल करती जाती है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से वो बनता जाता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है कभी कोई उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है ना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, एंटीबॉडी अच्छे से प्रोड्यूस होंगी, तब हम खुद से ही ठीक हो सकते हैं। अगर एंटीबॉडी क्या करती हैं, सारे वायरसेस को किल कर देती हैं, देन हम सेफ हो जाते हैं इस वायरस से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, हाउ वैक्सीन वर्क। वैक्सीन वर्क कैसे करती है। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड डीएनए। आरएनए में ये देखिए ये एक ही है और ये दो है, ठीक है ना। इसमें बेस पेयर होता है और ये सिंगल न्यूक्लियर बेस होता है। ओके, तो सिंगल न्यूक्लियर, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों बेस पेयर को मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वायरसेस जो एक कोविड वायरस है ये आरएनए है तो इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसकी वजह से एंटीबॉडीज जो है वो जल्दी से इनको किल नहीं कर पाती, या जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है उनका इम्यून सिस्टम इनको पूरी तरीके रेजिस्ट नहीं कर पाता,
और डेथ हो जाती है। नॉट जो भी अभी तक वर्ल्ड की वैक्सीन बनी है, they are running on two majorly two principle. First one is that genetic mutate RNA virus technique. Second one is the antibody generating through weak viruses. Though please mind this, this is not a technical name or the name of technique which scientists are using. ये वो नेम नहीं है जो साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं, जो मैंने यूज किया है। ये मैंने केवल समझने के लिए यूज किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि वैक्सीन वर्क कैसे कर रही हैं। ओके, नाउ जेनेटिक म्यूटेट आरएनए वायरस टेक्निक, ठीक है ना। जेनेटिक म्यूटेट आरएनए वायरस टेक्निक में क्या हो रहा है कि अब इसमें होता क्या है, आई विल टेल यू। ओके, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि वायरस ने एंटर किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हुई, बट वायरस का जो एप्लीकेशन है वो इतनी तेजी से है कि एंटीबॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। तो इसमें किया क्या जाता है इस वाली टेक्निक में कि हम एक जैसे SARS-CoV-2 वायरस है उसका सेम कॉपी टाइप का एक आरएनए वायरस बनाते हैं और उस आरएनए वायरस में वैसा ही जेनेटिक मटेरियल डालते हैं जैसा कि कोविड में होता है, बट वो जेनेटिक मटेरियल दिखता वैसे है और उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता, ठीक है ना। तो एक रिप्लिकेशन है वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा जैसे SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस ये पहुंचाता है। ओके, तो होगा क्या कि ये आरएनए एक वायरस हो गया, जब हम उस डुप्लीकेट आरएनए उसको आरएनए वायरस हम उसको बोल सकते हैं, उसको जब हम इंजेक्ट करते हैं किसी बॉडी में तो वो जाता है, जब वो लंग्स में जाके पहुंचता है या रिसेप्टर के पास भी पहुंचता है, तब हमारी बॉडी जो पहले से लड़ रही होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये भी एक वायरस है। ओके, हमारी बॉडी क्या करती है और तेजी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करती है। अब आप देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर ये दो वायरस है, अभी तक एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी, अब तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी वो इन दो वायरसेस के लिए इनफ नहीं थी, बट हमने एक डुप्लीकेट वायरस एंटर करा दिया हमारी बॉडी में जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी। अब बॉडी तो ये समझ रही है कि दिस इज द अनदर वायरस। ओके, तो बॉडी और ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, बट जो हमने वायरस एंटर कराया है ये एंटीबॉडी उस पर वर्क नहीं करेगी। ओके, तो एंटीबॉडी की जो हमारी एंटीबॉडी बढ़ गई ना, जब हमारी एंटीबॉडी बढ़ गई है तो हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो गया एंड बाय दिस वे वी कैन किल द वायरस एंड प्रिवेंट फ्रॉम द कोविड। नाउ द सेकेंड टेक्निक इज दैट एंटीबॉडी जनरेटिंग थ्रू वीक वायरसेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दूसरी टेक्निक है। दूसरी टेक्निक में क्या यूज किया जा रहा है कि वायरसेस को वीक कर दिया, जैसे कोरोना वायरस है उसको लिया जा रहा है, उसको एकदम वीक कर दिया जा रहा है। जब वो एकदम वीक हो जाता है जिससे कि वो एकदम हार्म कॉज ना कर पाए, ओके, तब उसको क्या किया जाता है, उसी वायरस को वीक करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है। और जब वो वीक वायरस जाता है हमारी बॉडी में, देन आवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी एंड फाइटिंग विद द वायरस। जब हमारी बॉडी वायरस से फाइट करना स्टार्ट करती है तो वो वीक वायरस है, तो हमारी एंटीबॉडी वीक वायरस से क्या करती है, जीत जाती है, उस वायरस को मार देती है। नाउ अब हो क्या रहा है इसमें, आवर बॉडी इज फाइटिंग विद द वायरस। वायरस से फाइट करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है यूज टू हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है जिससे कि वायरस को मार सके। अब इसमें हो क्या रहा है कि अब अगर सही का कोई वायरस आता है, वेदर इट विल स्ट्रॉन्ग और वीक, तो हमारी बॉडी यूज टू हो चुकी है उसे फाइट करने के लिए, एंटीबॉडी इसके लिए पहले से भी जनरेट हो चुकी हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम को ना तो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है और ना ही इसको रजिस्ट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो पहले ही एक वीक वायरस से फाइट कर चुका है और उसके पास वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो इस वायरस को किल सके। सो दीज आर टू प्रिंसिपल्स ऑन विच द प्रेजेंट डे वैक्सीन वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट आई विल नॉट टेल यू कि कौन सी वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड टेक्निक्स पे कौन सी वैक्सीन वर्क कर रही है, सो कुछ सम पीपल विल बी गेट ऑफेंडेड दैट कि वायरस एंटर करा रहे हैं। सो आई विल नॉट टेल यू अबाउट दिस कि कौन सी वैक्सीन में किस टेक्निक का यूज हो रहा है। इफ यू वांट टू मोर इंफॉर्मेशन यू हैव टू सर्च इट आउट। ओके, नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई सैनिटाइजर कैन नॉट यूज इन मेडिसिन, इट
इफ इट कैन किल कोरोना वायरस, अगर सैनिटाइजर से कोरोना वायरस मर रहा है तो उसको मेडिसिन की तरह यूज क्यों नहीं किया जा रहा, या वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही, ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हाउ इट वर्क ऑन हैंड। ये हाथ पे कैसे, जैसे हाथ पे हम सैनिटाइजर करते हैं, हाउ इट वर्क ऑन हैंड, इट डिस्ट्रॉय द बेस ऑफ स्पाइक प्रोटीन। नाउ आई विल टेल यू। ओके, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन। ये चारों तरफ जो ये वायरस है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके चारों तरफ स्पाइक प्रोटीन है। तो हैंड सैनिटाइजर क्या करता है, हैंड सैनिटाइजर जो हम यूज करते हैं, अगर हमारे हाथ पे वायरस है तो ये क्या करता है, जो वो बेस है स्पाइक प्रोटीन का, ये स्पाइक प्रोटीन को खत्म नहीं करता सैनिटाइजर। सैनिटाइजर स्पाइक प्रोटीन का जो बेस है उसको ही उखाड़ देता है, जिससे कि एक भी स्पाइक प्रोटीन इसके चारों तरफ बचता नहीं है। सो इसके थ्रू जब स्पाइक प्रोटीन बचेगा नहीं तो रिसेप्टर से जाकर के स्टिक नहीं होगा, और स्टिक नहीं होगा तो इट विल नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ हार्म। बट अब इसको आप समझिए अच्छे तरीके से कि ये स्पाइक प्रोटीन को सैनिटाइजर नहीं हटा रहा है, ये स्पाइक प्रोटीन के बेस को ही उखाड़ के फेंक रहा है। जैसे कि कोई पेड़ है तो वो पेड़ को नहीं काट रहा, वो जड़ से ही पूरा उखाड़ दे रहा है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज दैट इफ वी एंटर दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स और दिस टाइप ऑफ केमिकल इन आवर बॉडी, तो अब सपोज कि सैनिटाइजर वाली टेक्निक यूज करके हम कोई भी मेडिसिन अपनी बॉडी में पहुंचा देते हैं, उसमें होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया कि स्पाइक प्रोटीन का जो ये बेस है, ये जो बेस है, इसको बेस को ही उखाड़ देना। बट अगर हम इसको अंदर भेजते हैं तो ये जो हमारे जो रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, उस जैसे कि ये पूरा बेस उखाड़ दे रहा है, पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, वैसे ही हमारे रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर इसने हमारे रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो अगर हम कोई दवा खाएंगे, कोई भी मेडिसिन लेंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता, उसके लिए बहुत सारी बहुत सारी टेक्निक्स है इनका यूज किया जा सकता। बट सैनिटाइजर का मोस्ट ऑफ पीपल वर आस्किंग दैट कि अगर सैनिटाइजर से कोरोना मर रहा है तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द रिसेप्टर, और रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा कि हम कोई भी मेडिसिन लेंगे किसी और भी डिजीज की भी, तो भी वर्क नहीं करेगी। ओके, क्योंकि लंग्स में वो जा नहीं पाएगा अच्छे से। ओके, रिसेप्टर के थ्रू ही जाती है चीजें ना। दोनों टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें क्या है कि ये दोनों टेक्निक्स हैं जो मेन प्रिंसिपल, ये दोनों जो प्रिंसिपल है मेन प्रिंसिपल है। इसमें कुछ केमिकल्स को भी ऐड किया जाता है जिसके थ्रू एंटीबॉडी, फर्दर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा सके, जिससे एंटीबॉडी प्रोटेक्शन को थोड़ा सा पुश मिल सके, उसका भी यूज किया सकता है। सो थैंक यू सो मच। ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने बहुत सारी वेबसाइट से ली है, सच है। अगर आप सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दीज इंफॉर्मेशन आर जेन्युइन एंड मैंने पूरा सब कुछ चेक कर लिया है। सो दिस इज जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।